हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू अवॉइड डाई चिपिंग। डाई चिपिंग आपने कई बार ही सुना होगा कहते हुए कि डाई चिप आउट हो गई। ये एक तरीके का फेलियर मैकेनिज्म है जिसमें पार्ट ऑफ डाई मेन डाई से आपका अलग हो जाता है। अल्टीमेटली आज हमारा पर्पस है डाई चिपिंग और फेलियर से तो बचाना ही, प्लस कुछ ऐसी गाइडलाइन डिस्कस करना आपस में जिससे हम अपनी टूल लाइफ को और ज़्यादा बढ़ा सकें। साथ ही साथ ये डाई चिपिंग और डाई ब्रेकिंग तो अवॉइड हो ही जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप 1 में बात करते हैं प्रेसेस के बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा डाई गाइडपन सब प्रेसेस पे चल रहा है। प्रेस में भी सी फ्रेम प्रेस लेते हैं, जिसे आप ओपन बैक प्रेस के नाम से भी शायद जानते होंगे। सबसे मोस्ट वाइडली यूज प्रेस है ये। लो टनेज ऑपरेशन के लिए तो बहुत अच्छी होती है। लो टनेज ऑपरेशन में जैसे आपका सिंपल बेंडिंग हो गया, अदर कोई भी लाइट ऑपरेशन है, उनके लिए तो बहुत अच्छी है। पर जैसे ही आप लोग टनेज बढ़ाते हैं, रैम का डिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू बोल्स्टर आपका बढ़ जाता है। इससे आपका कटिंग सेक्शन अलाइनमेंट ख़राब हो जाता है। इसलिए अगर हो सके तो पियर्सिंग या कटिंग के लिए इन प्रेसेस को अवॉइड कीजिए। और बॉक्स फ्रेम प्रेसेस आती हैं, उनको ऑप्ट कीजिए। शायद आप लोग करते भी होंगे, बट एक इंपॉर्टेंट टिप, अगर आप लोग अनश्योर हैं कि आपका रैम डिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, स्मार्टफोन सब लोगों के पास होंगे। इंस्टा पे स्लो मोशन बहुत कॉमन है, स्लो मोशन वीडियो बनाते हैं। स्मार्टफोन लीजिए, अपने प्रेस साइकिल का एक स्लो मोशन वीडियो बनाइए। उसके बाद आराम से देखिए, आपको रैम का बाउंसिंग, डिफ्लेक्शन या जंपिंग जो भी हो रहा होगा, आपको उस वीडियो से पूरा क्लियर हो जाएगा। स्टेप 2, टूल स्टील सिलेक्शन और प्रॉपर मेटल सिलेक्शन। ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। कोई आपका टूल में अब्रेसिव वियर हो रहा है, या और बोलें तो जैसे आपकी कोई डाई है टाइम के साथ साथ वियर आउट होती जा रही है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम उसका मेटल प्रिक्योर करेंगे, हमें इंश्योर करना है कि उस मेटल का वियर रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो, ताकि बेटर परफॉर्मेंस मिले। अगर सेकंड केस की बात करूं, अगर आपकी कोई डाई चिप आउट हो रही है या ब्रेक हो रही है, तो जब वो उसका मेटल प्रिक्योर करेंगे, हमें इंश्योर करना है कि उस मेटल की टफनेस ज़्यादा हो, या आप कह सकते हैं इम्पैक्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। तो बेसिकली पर्पस हमारा है कि मेटल परचेज करते टाइम कॉस्ट के साथ साथ मेटल की प्रॉपर्टीज़ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि हमारा पर्पस क्या है। हमें वियर रेजिस्टेंस चाहिए, टफनेस चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, क्या पर्पस है। एक और एग्जांपल लेके बात करता हूँ। जैसे हमारा हीट ट्रीटमेंट, वायर कट दोनों ही काम है। आज से काफ़ी टाइम पहले वायर कट के लिए प्लेट्स मेरे पास गाइड प्लेट MS में आती थी, पर MS से अब लगभग सभी लोगों ने बनाना बंद कर दिया है। EN31 या SCR जैसे आप D3 कहते हैं, उसमें बना रहे हैं। MS में इशू क्या आता था, पिंस के होल होते थे। जब रेगुलर पिन चलती थी तो उसमें लूज़ हो जाते थे वो। EN31 में थोड़ा लाइफ ज़्यादा मिल जाती है, ज़्यादा चल जाता है। ऐसे ही डाई की बात करें, डाई पहले लगभग सब D3 या SCR होता है, उसमें बनाते थे। आज की डेट में मोस्ट ऑफ द पीपल D2 ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको टफनेस ज़्यादा मिल जाती है, वियर रेजिस्टेंस ज़्यादा मिल जाती है। इससे भी थोड़ा ऊपर आ जाना है तो मेटल और भी डिफरेंट आते हैं। जैसे आपका DC53 आता है, उसमें थोड़ी आपको D2 से और भी ज़्यादा हार्डनेस मिल जाती है, थोड़ा आपकी टफनेस भी ज़्यादा मिल जाती है, वियर रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा मिल जाती है। तो बेसिकली हमें मेटल की प्रॉपर्टीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना है मेटल प्रिक्योर करते टाइम। स्टेप 3 इज गाइडलाइंस टू फॉलो ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वायर कट। EDM वायर कट के टाइम पे क्या होता है, आपकी प्लेट क्लैम करके या तो पानी के अंदर डिप रहती है, या फिर जिस तार से कटिंग हो रही है 0.25 mm का वायर होता है, करंट प्रोड्यूस करता है, हाई एम्पियर करंट प्रोड्यूस कर रहा है जो वायर, जिससे आपकी कटिंग हो रही है, उसके साथ साथ पानी चलता रहता है। ये क्विक कुंचिंग टाइप ऑपरेशन हो जाता है। जैसे हीट ट्रीटमेंट के केस में होता है ना, कि प्लेट को हम ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर 980 तक ले गए, उसके बाद पानी में तुरंत डिप कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमें हार्ड सरफेस मिल जाती है, मेटल की 60-62 हार्डनेस मिल जाती है। पर मेटल जो हमें मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिटल होता है। अगर उस प्लेट को आप ज़मीन पे गिराएंगे एट अ टाइम, तो प्लेट टूट जाती है, क्रैक डेवलप हो जाता है, क्योंकि वो ब्रिटल होती है। सेम इस केस में भी होता है। जो कटिंग के बाद आपको सरफेस मिलती है, जो जला हुआ पोर्शन, वायर जलाता ही है ना बेसिकली मेटल को, जो जलाई हुई सरफेस मिलती है काफ़ी ज़्यादा ब्रिटल सरफेस होती है। सो वेरी मच मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि आप एक कट के बजाय 2 कट में हमेशा वायर कट से अपनी कैविटी को कटवाएं। उससे क्या होगा, वो ब्रिटल सरफेस आपकी रिमूव हो जाएगी, जला हुआ पोर्शन होता है वो आपका रिमूव हो जाएगा। सेकंड कट लो एम्पियर पे, कम एम्पियर पे आप सेकंड कट लगवाएं, उससे थोड़ा सा ब्रिटलनेस आपकी रिमूव हो जाएगी। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, आप जैसे हार्डनिंग के केस में मैंने बताया, आपको हार्डिंग कुंचिंग के बाद आपको डाई मिल गई, बिल्कुल हार्ड डाई मिल गई, पर ज़मीन पे पटकते हैं तो वो टूट जाती है। तो उसे रिमूव करने के लिए आप क्या करते हैं, टफनेस बढ़ाने के लिए कि ऐसा ना हो, आप उसे टेम्पर कराते हैं।
सेम आपको वायर कट के बाद भी कराना है। आपकी प्लेट 2-2 दिन तक वायर कट पे लगी रहती है, इतने ज़्यादा स्ट्रेसेस उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। तभी कभी आपने देखा भी होगा वायर कट करके प्लेट प्रेस पे लगी, कड़ाक से 2 टुकड़े में टूट गई, क्योंकि उसके अंदर इतने ज़्यादा स्ट्रेसेस डेवलप हो गए हैं। फिर हम क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट वाले के पास जाते हैं, आप जी हीट ट्रीटमेंट सही करके नहीं दिया। आपकी डाई में 24-30 घंटे से वायर कट हो रही है, उसमें इतने ज़्यादा स्ट्रेसेस डेवलप हो गए हैं, तो वेरी मच रिक्वायर्ड है कि आप उसकी स्ट्रेस लीविंग कराएं। स्ट्रेस लीविंग कैसे कराएं, कितने टेम्परेचर पे कराएं? आपने सपोज कीजिए D2 की प्लेट है, आपने वायर कट पे दी है। D2 की प्लेट का टेम्परिंग टेम्परेचर कितना होता है? 520 होता है। जब आप स्ट्रेस लीविंग कराएंगे, हीट ट्रीटमेंट वाले से इंश्योर कीजिए जितने पे भी उसने टेम्परिंग करा है, SSCR है तो आपका 300 पे करा है या 400 पे, जितने टेम्परेचर पे भी करा है, उससे 40-50 डिग्री कम पे 2 घंटे के लिए उससे स्ट्रेस लीव कराए। उससे आपकी प्लेट की टफनेस फिर से वैसी की वैसी रिस्टोर हो जाएगी। एक चीज़ और जो ध्यान रखना है हमें वायर कट के केस में, क्लियरेंस। पंच और डाई के बीच का क्लियरेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे एग्जांपल लें, अगर क्लियरेंस ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? बर आती है। वैसे ही क्लियरेंस कम हो जाएगा तो क्या होगा? क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो क्लियरेंस बहुत ही ज़रूरी है कि राइट अमाउंट ऑफ क्लियरेंस मेंटेन हो पंच और डाई के बीच में। डाई फिटर्स क्या कहते हैं? 10% मेंटेन करनी है। 2 mm की शीट है तो भी 10 करना है, 8 mm की शीट है तो भी 10 करना है। एक पर्टिकुलर फिक्स नहीं करना। शीट थिकनेस पे क्लियरेंस बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल लें, अगर 8 mm की आपकी शीट है, उस पर 10% क्लियरेंस नहीं रखना है, उस केस में आपको 12% क्लियरेंस रखना है। 10% रखेंगे तो क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा, 12% कम से कम आपको रखना ही रखना है। तो क्लियरेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमने इसमें क्या क्या डिस्कस करा? एक तो जब भी वायर कट कराएंगे डबल कट में कराएंगे ताकि आपकी ब्रिटलनेस सरफेस से रिमूव हो जाए। सेकंड, अगर आपकी प्लेट काफ़ी ज़्यादा देर तक वायर कट पे चली है, जैसे 30-40 घंटे तक चलिए, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हो गए होंगे। तो स्ट्रेस लीविंग आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है, आपको कराना ही कराना है, वरना आप D2 की प्लेट लीजिए चाहे कुछ भी लीजिए, वो नहीं चलने वाली। तीसरी चीज़, क्लियरेंस का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर शीट थिकनेस ज़्यादा है तो हमें 10% वाला रूल फॉलो नहीं करना है कि 10% शीट थिकनेस रखनी, क्लियरेंस रखनी है। तो हमें जैसे 8 mm की शीट में मैंने बताया 12% क्लियरेंस रखनी है, तो वो भी फॉलो करना है। नाउ लास्ट स्टेप, दैट इज़ द 4th स्टेप, कोटिंग। कोटिंग का बेसिक पर्पस है आपका वियर रेजिस्टेंस बढ़ाना, टफनेस नहीं। बहुत सारे सरफेस ट्रीटमेंट अवेलेबल है मार्केट में, जैसे आपने देखा होगा नाइट्राइडिंग है, CVD कोटिंग, केमिकल वेपर डिपोजिशन, PVD कोटिंग, फिजिकल वेपर डिपोजिशन, और अब तो TD कोटिंग भी आ गया, थर्मल डिफ्यूजन। बहुत सारे सरफेस ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, आप ऑप्ट कर सकते हैं। पर एक चीज़ का इसमें भी ध्यान रखना है, अगर आपका काफ़ी ज़्यादा कोई प्रिसीजन टूलिंग है जिसमें आपको डायमेंशन पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, तो इम्पैक्ट करेगा, तो उस केस में आपको TD और CVD कोटिंग नहीं कराना है, क्योंकि TD और CVD कोटिंग, केमिकल वेपर डिपोजिशन, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है। जब आप कराएंगे तो उसमें डिस्टॉर्जन आने के चांस होंगे। हाई प्रिसीजन के केस में आप PVD, फिजिकल वेपर डिपोजिशन वाली कोटिंग करा सकते हैं। सो हाई प्रिसीजन के केस में हमें TD और CVD कोटिंग अवॉइड करना है। फ्रेंड्स, आई बिलीव जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको भी लगता है कि ये क्वालिटी इन्फॉर्मेशन है, कुछ हेल्पफुल है आपके लिए, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेस पे आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।